बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शेरिया स्टैंडर्ड नंबर 6 कन्वर्जन फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक टू इस्लामिक बैंकिंग कंटिन्यू है और आज हमने स्टार्ट करना है नंबर 5 से प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन परमिसिबल वेज कि बैंकिंग सर्विसेज को मुहैया करना जायज़ तरीक़ों से। अब साफ ज़ाहिर है एक बैंक वो सूदी है, सूदी बैंक से अब वो इस्लामी बैंक में कन्वर्ट हो रहा है तो आगे उसने अपनी बैंकारी की खिदमत जारी रखनी है। तो अब वो अपनी बैंकारी की खिदमत जारी रखेगा तो किन जायज़ तरीक़ों से रखेगा उस बारे में। In providing banking services, it is not permissible for the bank to receive interest as a compensation for services rendered. ये वाज़ेह तौर पर शरीयत स्टैंडर्ड कह रहा है कि इस्लामिक बैंक अब जब कन्वर्ट हो जाएगा, सूदी बैंक जब कन्वर्ट हो जाएगा इस्लामिक बैंक में, तो अपनी बैंकारी की खिदमत मुहैया करते हुए उसके लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो बैंकारी की खिदमत देते वक्त सूद की मद में या सूद के तौर पर कोई पैसे अपनी खिदमत के बदले में ले। इट इज़ रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट है दैट एन इस्लामिक अल्टरनेटिव टू बी वर्कड आउट, के अब उनको इस्लामी मुतबादिल तलाश करना है। एंड सच अ ट्रीटमेंट ऑफ अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री एंड सच एज, अब वो बता रहा है कि भी वो कौन कौन सी तरीके लिए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स थ्रू मुराबाहा। अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब होता है कि जब एलसी की रिक्वेस्ट की जाती है तो एलसी के बदले में वो कहता है कि भाई मैं आपको एलसी खोल के दूंगा, बैंक कहता है, लेकिन कुछ अमाउंट आप जमा करवाएं ताकि मेरे पास कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे, तो हम उसे कहते हैं कवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब यह है अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जिसकी बैक पर जो इम्पोर्टर है उसने अपनी बैंक से जब एलसी ओपन करवाई तो उसके बदले में उसने कोई जमानती रकम जमा नहीं करवाई, तो हम कहते हैं कि ये अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। अब इस्लामिक बैंक अगर किसी को एलसी प्रोवाइड करता है तो वो अनकवर्ड होगा, और तो मुराबा की एलसी खोल सकता है, मुशारका की एलसी खोल सकता है, मुदारबा की भी एलसी खोली जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ शरिया, जो कि शरिया के रूल्स के मुताबिक हो। इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक एक कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग मेयर फैसिलिटी। अब वो कहते हैं कि भाई सिर्फ ये एलसी खोलने की फैसिलिटी जो है मुहैया करने पर वो चार्जेस नहीं ले सकता इस्लामी बैंक, और उसके लिए चार्जेस लेना जायज नहीं होगा। हाउएवर a commission may be linked to the expenses incurred for the execution of the credit facility accordingly। हाँ, ये जरूर हो सकता है, इस्लामिक बैंक कर सकता है कि वो अपने चार्जेस के को लिंक कर दे उन अखराजात के साथ कि जो उसको साफ ज़ाहिर एलसी खोल के दी है। अब सिर्फ एलसी खोलने का मुराद सिर्फ एलसी खोलना ही नहीं होता बल्कि पेमेंट भी करना होता है। अब एक्सपोर्टर जो कि दूसरे मुल्क में बैठा है उसको पेमेंट भी करनी है इस्लामी बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे, तो इस्लामिक बैंक यहाँ पर अपने वो जो अखराजात उसके पेमेंट के मद में आएंगे तो इस्लामिक बैंक उस अखराजात के साथ जो है वो अपने चार्जेस को लिंक कर सकता है कि जनाब हमने आपके लिए ये पेमेंट बाहर किसी एक्सपोर्टर को पे किए, हमारे इतने इसके ऊपर एक्सपेंसेस है, टैक्सेस वगैरह आए, तो उसके अंदर वो अपने चार्जेस इंक्लूड कर सकता है इस्लामिक बैंक, क्योंकि ये उसने सर्विसेज मुहैया की हैं। नंबर 6, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑन इंटरेस्ट बेस्ड रिसीवेबल्स एंड देयर शरिया अल्टरनेटिव्स। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि चूंकि बैंक है सूदी, अब वो सूदी बैंक से इस्लामी बैंक बनने जा रहा है, तो साफ जाहिर है जब पहले सूदी बैंक था तो उसके कुछ सूद के मामलात थे, लेन देन थे, लोगों से या इदारों से उसने सूद वसूल भी करना है। तो अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सूद जो वसूल होगा जब, तो अब तो बैंक बन गया इस्लामी, अब वो जो सूद काबिल वसूली भी रहता है, रिसीवेबल्स हैं सूद के, उस पर इस तब्दीली का असर क्या पड़ेगा, तो इस बारे में ये डिस्कशन है। 6/1 All traces of conventional transactions whereby the bank originated monetary assets and is liable to pay interest for them must be liquidated। अच्छा जी, वो कहते हैं कि तमाम वो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस जो माजी में उन्होंने की थी जिसके अंदर इस्लाम जो बैंक था उसने ओरिजिनेटेड मॉनेटरी एसेट, उसने कुछ असासाजात बनाए थे अपने, एंड इज लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर देम मस्ट बी लिक्विडेटेड, और उसके ऊपर उसने कोई सूद अदा करने हैं तो उन असासाजात को फौरी तौर पे बेच दिया जाए, और ताकि उसके ऊपर किसी किस्म के सूद जो है वो वसूली ना हो।
This is the rule whether such transactions involve individuals. और वो कहते हैं ये बुनियादी उसूल है कि whether such transactions involve individuals, खा ये मामलात आपने अफराद के साथ किए हैं, बैंक के साथ किए हैं या सेंट्रल बैंक के साथ किए हैं, आपको फौरी तौर पर इस तरह के जो एसेट्स हैं, मॉनेटरी एसेट्स जिनको आप बॉन्ड्स कह सकते हैं वगैरह, जिनकी बुनियाद पर सूद की अदायगियां होती है, तो वो आपको फौरन बेच देने चाहिए, सूद वसूलियां, टी बिल्स वगैरह जिस तरह है मिसाल के तौर पर. This liquidation includes, among others, the conditions relating to the deposits, preference shares, investment bonds, and interest-based certificates that were issued by the bank before the decision for conversion. अब ये सारी वो चीज़ें डिपॉजिट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, या सर्टिफिकेट्स हैं जो बैंक ने कन्वर्जन से पहले, जब वो सूदी बैंक था तो उनको ये इजरा किया था, तो इस्लामी बैंक को जो, तो अब बैंक चूंकि इस्लामी बन रहा है तो उसको चाहिए कि ये सारी चीजें फौरी तौर पर खत्म करे और इनको सेल आउट कर दे, इनसे जान छुड़ाना जरूरी है. The bank must confine itself to permissible operations for acquiring the necessary fund to operate or to meet its liabilities. अब साफ ज़ाहिर है बैंक जब सूदी से इस्लामी बन गया है तो उसके अब इस्लामी बैंक को भी तो अपने अखराजात और पूरे करने के लिए कुछ कमाई करनी पड़ती है, तो अब अपने लिए वो फंड कैसे जनरेट करेगी. पहले तो ये फंड जनरेशन का काम होता था कि आप सूद के ऊपर कर्ज उठाते थे और फिर उसके साथ अपने काम चलाते थे, तो कम सूद पे चीज उठाई, ज्यादा सूद पे आगे आपने लैंडिंग कर दी, तो इस तरह अपने लिए कुछ इनकम बनाते थे. लेकिन अब चूंकि इस्लामी बन गया तो सूदी नहीं हो सकता, तो अब फंड जनरेट इस्लामी बैंक कैसे कर सकता है वो बतौर इस्लामी बैंक, उसके लिए कुछ उन्होंने तरीके बताए हैं. 6/2/1 The shareholders may increase their share capital in order to increase the bank's capital base. हाँ, ये हो सकता है कि जो बैंक मालिकान है वो अपना जाती पैसा इस्लामी बैंक के अंदर बैंक कैपिटल में डालें ताकि बैंक का कैपिटल बढ़े और इससे बैंक कैपिटल बढ़ेगा तो साफ ज़ाहिर बैंक मजबूत होगा फाइनेंशियली. एंड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स. और फिर ये भी है कि भी वो कुछ तरीकाकार भी अपनाए ताकि लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट और करंट अकाउंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो के आए, क्योंकि वो अपने डिपॉजिट ओपन करेंगे, इसमें पैसा रखेंगे तो बैंक को फंड मिलेगा. एक और तरीका ये भी अख्तियार किया जा सकता है 6/2 के 6/2/2 इशुएंस ऑफ इस्लामिक सर्टिफिकेट सच एज मुदारबा, मुशारका और इजारा सर्टिफिकेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ शरिया. ये सारे सुकूक इशू कर सकता है इस्लामिक बैंक, क्योंकि इस्लामिक बैंक ये सुकूक इशू करेगा, इन्वेस्टर उन सुकूक को खरीदेगा तो इस्लामिक बैंक के पास फंड आएगा. अच्छा जी, 6/2/3 concluding सलम कॉन्ट्रैक्ट whereby the bank acts in the capacity of supplier, यानी सलम सेलर. इस्लामिक बैंक मुआहदे कर सकता है, बड़े बड़े मुआहदे कर सकता है बै सलम के, और उसके अंदर मुस्लिम इलह का यानी सलम सेलर का किरदार अदा करेगा. साफदार सेलर बनेगा तो बायर इस्लामिक बैंक को एडवांस में पेमेंट करेगा और इस्लामिक बैंक के पास फंड आएगा. और इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट whereby the bank act in the capacity of manufacturer, हाँ, और बिल्डर, या तो इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट करे जी, मिसाल के तौर पर मोटरवे बन रही है, सड़क बन रही है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो इस्लामिक बैंक उसमें मैन्युफैक्चरर का, बिल्डर का रोल प्ले करेगा. तो साफ ज़ाहिर है जब वो बिल्डर का रोल प्ले करेगा तो जिसने बिल्डिंग बनवानी है या इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करवाना है तो उसने इस्लामिक बैंक को कुछ ना कुछ एडवांस में पे करना होगा. अगरचे इस्तिस्ना के अंदर फुल एडवांस पेमेंट शर्त नहीं होती, तो पार्शियल पेमेंट से भी काम चल जाता है. Or builder with the condition that the contract price of istisna is paid to the bank in advance, although the deferment of payment of the price in istisna is allowed by Sharia. पार्शियल पेमेंट होती है, कुछ अभी कुछ बाद में दी जाती है, लेकिन यह है कि इस्लामिक बैंक को इसे फंड मिल जाएगा. अब ये फंड लेने के जायज तरीके बताए जा रहे हैं. 6/2/4 concluding a sale and lease back deal by selling some of the assets of the bank for liquidity and leasing them back by the means of an इजारा contract. इस्लामिक बैंक को पैसा चाहिए तो उसका ये भी तरीका हो सकता है कि मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंक की अपने 12 ब्रांचेस की बिल्डिंग्स हैं, उन 12 ब्रांचेस की जो बिल्डिंग्स हैं उनको सेल आउट कर दे, या कोई और बिल्डिंग्स हैं जो इस बैंक इस्लामिक बैंक की ओनरशिप में है तो उनको सेल आउट कर दिया जाए, बाद में उनको दोबारा लीज पे वापस ले लिया जाए ताकि हम उसको इस्तेमाल करते रहें और मालिकान जिसने वो बिल्डिंग खरीदी है उसको किराया पे करते रहेंगे. तो इसको कहते हैं सेल एंड लीज बैक. तो कहते हैं कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन
शरिया स्टैंडर्ड ये भी सजेस्ट करता है कि दिस ट्रांजैक्शन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द शरिया स्टैंडर्ड्स ऑन इजारा एंड इजारा मुंतहिया बितमलीक वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, क्योंकि इसमें इज्तमाउल उकूद इश्तरात अक्द फी अक्द की कंडीशन सिचुएशन आ जाती है कि मैं आपको चीज बेचूंगा इस शर्त पर कि आप मुझे वापस इजारा पे देंगे। तो यहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान डिपेंडेंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्शन है, और शरिया में ये जायज नहीं है कि भी दो कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच किए जाएं कि भी एक के होने से दूसरा भी ना हो। जिस तरह यूफी शरिया स्टैंडर्ड नंबर 25 इसी के ऊपर है, कंटीजेंसी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट या कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो ये कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की नाजायज सूरत बनती है, तो उसके ऊपर ये शरिया कह रहे हैं कि सेल एंड लीज बैक इस अंदाज में किया जाए कि सेल और लीज बैक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में कंडीशन ना हो, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहें। बहरहाल ये एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। मुझे आज तक इस चीज की समझ में नहीं आई कि जब आप कहते हैं कि सेल एंड लीज बैक, तो ये कहने से ही खुद ब खुद अंडरस्टूड हो गया, भले आप कागजात के अंदर डॉक्यूमेंट्स में ना लिखें, लेकिन अंडरस्टूड हो गया कि भाई सेल के साथ लीज जो है वो कंडीशन है। अगर इस्लामिक बैंक को पता हो कि मैं जिसको एसेट ये अपने बिल्डिंग बेच रहा हूँ और ये मुझे वापस में लीज नहीं करेगा, किसी थर्ड पार्टी को लीज पे दे देगा, तो इस्लामिक बैंक उसको सेल ही नहीं करेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के ना होने से दूसरा भी नहीं हो रहा। तो इसी वजह से ये बहरहाल एक इसके ऊपर एक तसल्ली नहीं होती। इस पर उलमा को, शरिया स्कॉलर्स को सोचना होगा कि सेल एंड लीज बैक की इस सोल्यूशन को जो यहाँ पर दिया गया है, क्या ये सोल्यूशन वाकई कोई सोल्यूशन है। 6/2/5 concluding tawarruk deals in line with Sharia principles by buying a commodity on a deferred payment basis and selling it to a third party other than previous sellers for immediate payment। यहाँ पर तवर्रुक के जरिए भी इस्लामिक बैंक जो है वो सूदी बैंक जो है वो कन्वर्ट हो गया अब इस्लामी में। अब उसको फंड चाहिए तो वो तवर्रुक के जरिए भी फंड लिया जा सकता है। अच्छा, तवर्रुक क्या है? तवर्रुक ये है कि आप कोई एसेट उधार पे महंगा खरीद लेते हैं, अगरचे उसकी कीमत कम होती है, लेकिन उधार पे खरीदते हैं कि उसको हम पेमेंट बाद में करेंगे। बाद में वो एसेट लेने के बाद मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को आप कैश पर कम कीमत पर बेच देते हैं ताकि आपकी कैश की जरूरत पूरी हो सके। मिसाल के तौर पर इस्लामी बैंक एक बिल्डिंग खरीद उधार पे एक बिल्डिंग खरीद लेती है और 20 करोड़ की, और उसको कैश पर मार्केट में सेल आउट कर देती है 18 करोड़ की। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, तो मिसाल इसको कहते हैं तवर्रुक। इस्लामिक बैंक को 18 करोड़ का फंड जनरेट हो गया। अब इस्लामिक बैंक किसी और को 20 करोड़ पे करेगा, लेकिन उसके पास साल की मोहलत होगी। इसे तवर्रुक कहते हैं। ये जायज है शरिया के अंदर, बशर्ते कि तीनों पार्टी का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि इस्लामिक बैंक ने किससे खरीद कर किसको बेचना है। ये तवर्रुक सही माने का तवर्रुक होगा। तवर्रुक जो है इस्लाम में इसको जायज करार दिया गया है। बस ऑर्गेनाइज्ड तवर्रुक नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब सब चीज पहले से तयशुदा नहीं होनी चाहिए। बाई बैक हराम है, इसी वजह से तवर्रुक को सोल्यूशन दिया गया। 6/3 if the capital of the bank has increased due to non-permissible transactions or accumulation of the reserve based on a non-permissible transactions। जब कहते हैं कि इस्लामिक सूदी बैंक जो है जब इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ तो ये भी हुआ था कि भाई जो बैंक का जो कैपिटल था वो बढ़ गया किसी भी नाजायज ट्रांजैक्शन की वजह से, या जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व रखे होते हैं, SLR अकाउंट हर बैंक का होता है, तो उसके अंदर सूद की पेमेंट आ गई स्टेट बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से बैंक का कैपिटल बढ़ गया है। तो अब क्या किया जाए? तो कहते हैं देन its treatment must be accordance with the treatment of non-permissible receivables। उनको बिल्कुल इसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के नाजायज रिसीवेबल्स होते हैं और अदर नॉन परमिजिबल एसेट्स या दूसरे नाजायज एसेट्स होते हैं इन द पोजीशन ऑफ द बैंक, जो कि बैंक के कब्जे में आ जाते हैं। तो इनको किस तरह डील किया जाए वो कहते हैं हम आगे चल के पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 10 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।